गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे विच इज़ कॉन्टैक्ट फोर्स। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि दो ऑब्जेक्ट्स आपस में कॉन्टैक्ट में है या नहीं है, उसके बेसिस पे हम फोर्सेस को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। वन इज कॉन्टैक्ट फोर्स एंड अनदर वन इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। So today we will learn about the contact force and its types. So contact force means for an object to be pulled or pushed, there should be contact between the two objects. Contact force का मतलब क्या होता है? अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को पुल करना चाहते हैं, मतलब अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, या हम उसको पुश करना चाहते हैं, मतलब अपने से दूर भेजते हैं, तो उन दो बॉडी के बीच में मीन्स हमारी और उस बॉडी के बीच में क्या होना चाहिए? कोई कॉन्टैक्ट होना चाहिए। सो कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब क्या है कि जिस भी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगाना चाहते हैं तो हमें उसके साथ क्या होना पड़ेगा? कांटेक्ट में होना पड़ेगा। जैसे हम अगर इस स्प्रिंग है, ये एक स्प्रिंग है, अगर हम इसको खींचना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? अपने हैंड्स के कांटेक्ट की हेल्प से इसको दोनों साइड पे खींचेंगे तो वो कुछ इस तरीके का दिखने लग जाएगा। अगर हमें एक फुटबॉल को किक करना है तो हम क्या करेंगे? अपने पैर से, अपनी लेग से हम इसके कांटेक्ट में आएंगे, इसको किक करेंगे और तभी ये फुटबॉल जो है वो मूव करेगी। अगर हमें इस कार्ट को पुल करना है, खींचते हुए आगे ले जाना है, तो हमें इसको अपने हैंड के कांटेक्ट से क्या देना पड़ेगा? फोर्स देना पड़ेगा, तभी हम इसको आगे अपनी तरफ खींचते हुए ले जा सकते हैं। ठीक है, तो मीन्स कॉन्टैक्ट फोर्स में व्हाट इज इंपॉर्टेंट दैट देयर शुड बी कॉन्टैक्ट बिटवीन दी बॉडीज सो दैट वन ऑब्जेक्ट कैन बी मूव्ड विद द हेल्प ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट। सो कॉन्टैक्ट फोर्स में ऑब्जेक्ट्स के बीच में क्या होना चाहिए? कॉन्टैक्ट होना चाहिए। अब दो टाइप के कॉन्टैक्ट फोर्स हैं। फर्स्ट इज दी मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स कौन सा फोर्स होता है? जो ह्यूमन बींग्स या एनिमल जो है वो अपनी मसल्स की हेल्प से लगाते हैं। ठीक है, हमारे बॉडी में मसल्स होती हैं, तो उसकी हेल्प से जो भी हम फोर्स लगाते हैं उसको हम मस्कुलर फोर्स कहते हैं। तो ये मस्कुलर फोर्स हमें किस किस चीज में हेल्प करता है? ये मस्कुलर फोर्स हमें रनिंग में हेल्प करता है, मतलब हमें भागने में हेल्प करता है, किकिंग में हेल्प करता है, एंड लिफ्टिंग में, हमें किसी चीज को उठाना है या उठा के रखना है इधर से उधर, तो उसमें हमें किसका जोर लगाना पड़ता है? अपनी मसल्स का जोर लगाना पड़ता है, जिसको हम क्या कहते हैं? मस्कुलर फोर्स कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे आपको कुछ कुछ एग्जांपल्स दिख रहे हैं मस्कुलर फोर्स के। रनिंग, अगर आप और आपके फ्रेंड दोनों भाग रहे हैं या कोई भी भाग रहा है तो उसको वो अपनी लेग्स की मसल्स को यूज करके क्या करता है? रनिंग करता है। उसको अपनी लेग्स को, मसल्स को क्या करना पड़ता है? यूज करना पड़ता है, उसका मस्कुलर फोर्स यूज करके ही वो भाग पाता है। लिफ्टिंग, अगर आपको एक बॉक्स को उठाना है तो आपको अपने हैंड्स की मसल्स को यूज करना पड़ेगा, तभी आप उस ऑब्जेक्ट को, उस बॉक्स को उठा पाओगे। पुलिंग अ कार्ट, जैसे ये एक एनिमल है, मान लो कि ये काऊ है, काऊ जो है वो इस कार्ट को पुल कर रही है, तो काऊ को अपनी मसल्स का फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी वो इस कार्ट को पुल कर पाएगी। फिर है किकिंग ऑफ फुटबॉल। मान लो आपको किसी फुटबॉल को किक करना है तो आपको अपनी पैर की मसल्स को, अपनी लेग की मसल्स को यूज करना पड़ेगा, तभी ये आगे जाके मूव करेगी। तो आप देख सकते हो मस्कुलर फोर्स का मतलब क्या होता है कि जिसमें एनिमल या ह्यूमन बींग्स अपनी मसल्स को यूज करके डिफरेंट वर्क को परफॉर्म करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज दी फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स को हम सिंपली फ्रिक्शन भी कह सकते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लगता है? ये दो ऑब्जेक्ट के जो सरफेस होता है, जहां से वो एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं, उनके बीच में लगता है। मान लो कि ये फ्लोर है और ये एक बॉल है, तो ये जो बॉल और ये सरफेस के बीच का जो कांटेक्ट एरिया, यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे से कांटेक्ट में है ना, तो यहाँ पे जो है ये फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। और फ्रिक्शनल फोर्स की एक और बात क्या होती है कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। मान लो आपने बॉल को इस डायरेक्शन में क्या किया? किक किया, बॉल जो है वो इधर मूव करना शुरू हो जाएगी। अब आपने नोटिस किया है कि आप बॉल को जब किक करते हो तो कुछ टाइम बाद बॉल अपने आप आके रुक जाती है। अब इसका मतलब क्या है? जरूर बॉल को अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स मिल रहा होगा, तभी तो वो रुकेगी। अगर उसको कोई फोर्स ना मिल रहा होता अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो सीधी चलती चली जाती, कभी ना रुकती। लेकिन उसको जरूर कोई रोकने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स मिलता है, जो कि हम ऐसे नहीं देख सकते, लेकिन हम इस सिचुएशन के
हेल्प से समझ सकते हैं कि कोई ना कोई फोर्सेस पे जरूर लग रहा है जिसकी वजह से ये बॉल जो है वो अल्टीमेटली रुक जाती है। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो लगता है यहाँ पे, और वो कहाँ लगता है, जहां पे दो ऑब्जेक्ट आपस में कॉन्टैक्ट में होते हैं। और फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। जैसे अगर बॉल इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। मान लो बॉल इस डायरेक्शन में मूव करेगी तो फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। सो फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज एक्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब फ्रिक्शनल फोर्स किस वजह से लगता है? रफनेस। जैसे ये बॉल और एक सरफेस है, हमें दिखने में बाहर से स्मूथ लग रहे हैं, लेकिन अगर हम इसको बहुत ज्यादा मॉलिक्यूलर लेवल पे जूम करके अगर हम इसको देखें तो इनमें क्या होते हैं, इन दोनों के सरफेस में क्या होती है, रफनेस होती है। ये बिल्कुल प्लेन नहीं होते, जिसकी वजह से फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करता है। अब जैसे आप एक एग्जाम्पल लो कि आप साइकिल चलाने जा रहे हो, ठीक है। एक रोड है वो बिल्कुल स्मूथ है, और एक रोड है जो थोड़ी सी कैसी है, इस तरीके सी है, वो थोड़ी सी खराब सी है। तो आप इस रोड पे चलोगे तो आपको कम जोर लगाना पड़ेगा, आप कम थकोगे। लेकिन अगर आप इस रोड पे जाते हो तो आपको ज्यादा मेहनत लगेगी। क्यों? क्योंकि ये सरफेस ज्यादा रफ है, तो यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो ज्यादा लगेगा, और यहाँ पे सरफेस स्मूथ है तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो कम लगेगा। तो इस चीज से आप क्या समझ सकते हो कि फ्रिक्शनल फोर्स, अगर सरफेस जितना स्मूथ है, जितना प्लेन है, उतना कम फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, और सरफेस जितना ज्यादा रफ है उतना ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। सो I hope this topic is clear to you. Contact force and its types. Two types of contact force, muscular force and the frictional force. So that's all for today.